Hello students, welcome to Irina Institute Education. This is Irina and in this video we are going to discuss changes in interrogative sentences and direct and indirect speech. Okay, direct and indirect speech में assertive sentences में किस तरह से changes होते हैं वो मैं आपको explain कर चुकी हूँ और एक और वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की थी उसमें मैंने प्रोनाउंस में किस तरह से चेंजेस होते हैं वो एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें किस तरह से बदलाव होते हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंजेस किस तरह से करते हैं, मतलब कैसे सेंटेंस हमें दिया जाएगा और हमें किस तरह के सेंटेंस बनाने होंगे. राइट, ओके. सबसे पहले क्या रूल्स है इसमें? जो रूल्स हैं इसमें सबसे पहले द क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप. मतलब जो डायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिखेगा वहां पे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हम नहीं देंगे, हम उसकी जगह पे रख देंगे फुल स्टॉप. राइट, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच में जो चीज पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट में हम उसी चीज को बता रहे हैं अपने शब्दों में, तो हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं, तो उसमें फुल स्टॉप आ जाएगा. राइट, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसके प्लेस पे हमें फुल स्टॉप लगाना होगा. ओके, फर्स्ट रूल हो गया. सेकंड रूल, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू आस्क्स, आस्क, आस्क्ड, एनक्वायर्ड एक्सेट्रा. आस्क्स मतलब अगर सेज टू करके आया, सेज टू करके अगर थर्ड पर्सन की बात आई तो आस्क्स आएगा, या आस्क अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो आस्क, और आस्क्ड ईडी लगा अगर सेट टू करके आया. सेट टू डायरेक्ट स्पीच में सेट टू आएगा लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो पूछने के स्टाइल में ही आता है. आस्क्स या आस्क्ड, सेट टू आएगा तो आस्क्ड हो जाएगा और सेज टू हो जाएगा तो आस्क्स हो जाएगा. मतलब प्रेजेंट में होगा तो आस्क्स होगा, पास्ट में होगा तो आस्क्ड होगा. एनक्वायर्ड और इंक्वायर्ड ये दोनों मीनिंग ऐसे आते हैं जब किसी चीज की हम पूछताछ कर रहे हैं, जैसे तुम गए कहाँ थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, या ये ट्रेन किधर को जाती है. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हम जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं, जिसमें हम पूछताछ करते हैं, कुछ रिपोर्ट लेते हैं, उसमें हो जाता है एनक्वायर्ड. मीनिंग वही है, पूछना. अच्छा, फॉर येस नो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस एक्सपोजिंग एन अल्टरनेटिव कंजंक्शंस इफ और वेदर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट. येस नो वाले क्वेश्चंस जिसमें ऐसे सवाल जिसमें हाँ या ना में रिप्लाई हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस में हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दोनों में से या तो इफ या वेदर. इफ या वेदर मतलब कंजंक्शन अब तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते आए हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग दैट लगाते आए हैं. जो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम दैट लगाते थे असर्टिव सेंटेंसेस में. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हटा के हम लगाएंगे इफ या वेदर. दोनों में से कोई एक लग सकता है. ठीक है, अब इफ अगर शॉर्ट है, इसको लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक की चांसेस कम है तो इफ लगा दीजिए. वैसे वेदर भी आप लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, माने दैट के बजाय. दैट के बजाय हम क्या लिखाएंगे? इफ या वेदर. सेकंड रूल हो गया. थर्ड रूल हो गया, सॉरी दिस इज थर्ड रूल. और इसका एग्जांपल जैसे दिया मैंने, शी आस्क्ड, शी सेड टू मी. अब देखिए सेड टू किसमें चेंज हो गया? आस्क्ड. सेड टू पास्ट है तो यहाँ पे आस्क्ड हो गया. यहाँ पे सेज टू होता तो हमारा हो जाता आस्क्स. ठीक है, तो शी सेड टू मी, सेट टू का कर दिया टोल्ड, मी का मी आ गया और इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव कर दिया. उसकी जगह पे इफ या वेदर में से कोई एक चीज. यहाँ पे हमने वेदर लगाया है और आप चाहे तो इफ भी लगा सकते हैं. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक नियम ये है कि जो भी क्वेश्चन फॉर्म में अगर आपका सेंटेंस है भी तो आप जब इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो इफ या वेदर लगा के या दैट लगा के, जैसे असर्टिव सेंटेंस में दैट था, इसमें वेदर था, वेदर है या इफ है, बाकी का सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इस तरह से ही होगा. जिस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक उसी स्टाइल में होगा. हम इसमें पूछने के स्टाइल से या इंट्रोगेटिव स्टाइल से इसमें नहीं करेंगे. इंट्रोगेटिव स्टाइल में नहीं आया. ठीक असर्टिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, जो नियम होता है, उसी नियम के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्म करना होगा इनडायरेक्ट वाला. तो इफ या वेदर में से एक चीज लगा दिया. इफ यहाँ पे हो गया यू, तुम करके बात किसकी हो रही है? मेरी बात हो रही है, क्योंकि तुम करके मैंने पहले बताया था तुम करके जिसकी बात होगी सेकंड पर्सन होगा सुनने के अकॉर्डिंग. सुना मतलब सुन कौन रहा है यहाँ पे? मैं, तो इसलिए मैं की लिए आ गया आई. और डू डज मतलब ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाइक का हमने कर दिया लाइक्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा, डू, बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डू का डिड कर दें। नो, डू का डिड हम तब करेंगे जब इसमें नॉट का यूज होगा, राइट। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको डू के साथ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप लोगों का ऐसे एरर छापने को आता है तो उसमें भी आपको एरर स्पॉट करने में ध्यान रखना होगा, डू का डिड हमेशा नहीं होगा, राइट। डू का डिड हम तब करेंगे जब डू के साथ नॉट भी दिया हो। डू नॉट दिया होगा तो हम डिड का यूज करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव कैसे, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इसमें नहीं की बात नहीं हो रही। इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव में होता है पूछ भी रहे हैं और हाँ में बात हो रही है। और इंट्रो जैसे क्या तुम चाय लेते हो, क्या तुम्हें चाय पसंद है, और अगर हम कहें क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं है, अगर नहीं का यूज हो जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। तो एफर्मेटिव में जो नियम है, एफर्मेटिव में हम जब पास्ट इंडेफिनिट करते हैं तो वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं, ठीक उसी तरह से। तो डू का डिड यहाँ पे नहीं होगा, डू के साथ अगर नॉट आएगा तो ही डू का डिड आएगा। अगर डू के साथ नॉट नहीं है मतलब वो इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव तो पास्ट को भी हमें एफर्मेटिव स्टाइल में बनाना होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव का नियम है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। अदरवाइज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारा डिड नॉट लगता है, लेकिन डू नॉट होगा तो ही डिड नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो डू यू लाइक टी और कॉफी, क्या तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी। तो यू करके पहले सब्जेक्ट, मैंने बोला था जो नियम है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब इस तरह से होगा। अब इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है तो हम सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट का रूल ही ये है। सब्जेक्ट हो गया यू, यू मतलब सुनने वाला, सुनने वाले यहाँ पे मैं हूं तो मैं के हिसाब से कर दिया आई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ने कर दिया वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी का सेंटेंस टी और कॉफी एज इट इज लिख दिया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, लाइक का कर दिया लाइक्ड, यू का कर दिया सुनने वाले के अकॉर्डिंग आई। मैं होता तो देखते बोल कौन रही है, यू की जगह आई होता तो हम देखते बोल कौन रहा है, क्योंकि बोलने वाला अपने आप को आई कहता है, मैं कहता है, सुनने वाले को कभी मैं नहीं कहा जाता है, तो सुनने वाले को यू बोला जाता है, उस हिसाब से चेंज हो गया, राइट। She said to me, do you like tea or coffee? तो she asked me whether I liked tea or coffee. Whether की जगह if भी लगा सकते हैं, right? Now next, in WH questions, WH मैंने what, जो what, when, where, जब जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता, ऐसे questions जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता, उसमें कनेक्टर्स यूज नहीं होगा। कंजंक्शन जो हम पहले assertive में that लगाते थे, और अभी मैंने जो इंट्रोगेटिव में किया था आस्क्ड कर दिया था, सॉरी इंट्रोगेटिव में हमने किया था इफ या वेदर। इंट्रोगेटिव में हमने इफ या वेदर जो ये कंजंक्शन लगाया था, ये उन क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है, और उन सेंटेंसेस के लिए जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस, उसमें ये कनेक्टर्स नहीं यूज होंगे। No connectors or conjunctions are added in the direct form. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म मतलब जब हम डायरेक्ट फॉर्म में जो भी दिया है हमारा सेंटेंस, जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हम उसमें कोई भी कनेक्टर, ये दैट हो गया या इफ या वेदर हो गया, ये यूज नहीं करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, शी सेड टू मी व्हाट आर यू राइटिंग, तो शी का शी आ गया, सेड टू का कर दिया आस्क्ड, मी का मी रह गया। क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहेगा उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हमें उतारना है, हम कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड नहीं उतार सकते, ओके, ध्यान रखिएगा। शी का शी हो गया, सेड टू का कर दिया आस्क्ड, मी का मी आ गया, और जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिया है उसी क्वेश्चन वर्ड को हमने दे दिया। हमने ना तो यहाँ दैट दिया कंजंक्शन, ना ही इफ या वेदर दिया। ये नहीं सोचेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर लगा दें, नो, इफ या वेदर तब लगेगा जब हाँ या ना में जवाब हो सकता है, लेकिन ये WH मतलब डबल इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें कोई कनेक्टर नहीं होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वही आ जाएगा, उसके बाद जैसा कि रूल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, ऑलवेज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब। अगर हाँ या ना वाला है उसमें इफ या वेदर लगा के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, क्वेश्चन वर्ड वाला है डबल इंट्रोगेटिव तो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब। मेन वही है, यही जो है आपका नियम है। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ लगा दिया, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ या वेदर लगा के सेम लिख देंगे। व्हाट आर यू राइटिंग, तो व्हाट का व्हाट आ गया, और क्योंकि सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट माने यहाँ बात किसकी हो रही, तुम करके किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने मेरी के हिसाब से आई लगा दिया। इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो आई के साथ चूंकि वॉज यूज होता है तो आई के साथ कर दिया वॉज, और राइटिंग का राइटिंग एज इट इज आ गया। ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो लास्ट हमने इसमें पहले जो हमने देखा था, ये जो हमने सेंटेंस देखा था ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। और अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस में। यही तो नियम बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब इज एम आर हो जाएगा चेंज वॉज वर्ब में, दैट्स ऑल। बाकी वर्ब प्लस एनजी तो होना ही है, राइट। Another category of questions denotes speculations, offers, suggestions, etc. Such questions are similar to yes, no questions and will follow the same rules as above. माने एक और क्वेश्चन कैटेगरी है जिसमें हम सजेस्ट कर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑफर करते हैं, सजेशन देते हैं, उसमें भी येस नो वाले क्वेश्चंस में यही सेम रूल यूज होंगे। मैं सेंटेंस बना के बता रही हूँ, ये चीजें समझ में ना आओ। स्पेकुलेशंस मतलब जैसे ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, ही सेड शैल आई एवर सी हर अगेन। अब शैल का कर दिया वुड, राइट, क्योंकि शैल के साथ यहाँ पे आई, जो आई यूज हुआ है सब्जेक्ट, इसलिए शैल कर दिया, आई और वी के साथ शैल यूज होता है। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो इसमें आई करके बात कौन कर रहा है, ही, तो यहाँ पे भी कर दिया ही, तो ही के हिसाब से तो शुड नहीं आ सकता क्योंकि शैल और शुड लगता है आई और वी के साथ, तो यहाँ पे ही आया, इसलिए शैल का हमने कर दिया वुड। और यहाँ पे हमने कर दिया, ये क्या है स्पेकुलेशंस माने, ये वंडर्ड हो गया, ही सेड, ये क्या मैं उसे मैंने वंडर्ड माने सोचना, कहते ना आई वंडर व्हाट ही इज डूइंग, पता नहीं वो क्या कर रहा है, वंडर व्हाई इज सो लेट, पता नहीं वो इतना लेट क्यों हो रहा है, जिसमें कहते ना पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, आई वंडर व्हाट ही इज थिंकिंग। तो वंडर माने ये होता है, ये है आपका अलग से, जो अभी तक तो था ये भी एक तरह से इमेजिन करना है, क्या शैला, क्या मैं उसे कभी देख पाऊंगा, तो ही सेट की जगह हमने कर दिया वंडर्ड, ही वंडर्ड। जब इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि हम क्या उसे फिर से देख पाएंगे, तो ऐसे में हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो आज इसलिए नहीं करेंगे कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से वो अपने आप से ही पूछ रहा है क्या मैं उसे कभी देख पाऊंगा दोबारा। तो ऐसे में जब पता नहीं करके आता है, वंडर्ड मैंने पता नहीं क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगा या नहीं, तो ऐसे में सेट का हो गया वंडर्ड, तो ही सेट का कर दिया ही वंडर्ड। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हमने इफ लगा दिया, आई करके बात कौन कर रहा है, लड़का, क्योंकि ही है तो हमने यहाँ पे ही डाल दिया। इफ ही वुड एवर सी हर अगेन, हर का हर आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो शैल का वुड आ गया क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ही है, तो ही के हिसाब से हमने कर दिया वुड, ठीक है। ही वंडर्ड इफ ही वुड एवर सी हर अगेन, ठीक है, ये हो गया आपका। और है ऑफर, ऑफर करना मतलब कोई चीज सामने रखना, ऑफर करना, जैसे प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना जैसे कहते हैं। शैल आई, डायरेक्ट में जैसे दिया, शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, क्या मैं आपके लिए कप कॉफी लाऊं, तो ये भी एक तरह से पूछ रहा है, लेकिन ये वो सवाल नहीं कर रहा है, इंट्रोगेटिव स्टाइल में ही है, लेकिन ये जो पूछ रहा है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है। क्या मैं शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, क्या मैं आपको एक कप कॉफी और ला के दूं, ये पूछ रहा है, ये ऑफर कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है सामने, ऑफर कर रहा है। तो डायरेक्ट में हुआ शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, तो इसका हो जाएगा ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, टू ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी। इस तरह से सेंटेंस चेंज होता है, ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा। एरर जब होगा आपका फाइंड करना, तो ये चीजें बहुत मायने रखते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब एरर फाइंडिंग होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहां पे आपको 3-4 सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना होगा विच वन इज करेक्ट या फिर विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो आपको अगर ये मालूम होगा कि कौन सी सेंटेंस किस तरह से चेंज होते हैं, तो आप उसको आंसर सही से दे पाएंगे। क्योंकि उसने ऑफर किया इसलिए सेड का नहीं, कि सेड यहाँ पे अगर ही सेड भी होता है तो ही सेड आएगा नहीं, ही सेड अगर होगा तो भी ये ऑफर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ही सेड का वंडर्ड हो गया, यहाँ पे ही सेड होता तो ऑफर्ड। ही सेड अगर दिया डायरेक्ट, ही सेड शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, तो ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया एक कप कॉफी के लिए, मुझे एक कप कॉफी लाने के लिए उसने मुझे ऑफर किया,
मेरे लिए 1 कप कॉफी लाने के लिए उसने मुझे ऑफर किया, मतलब वो मेरे लिए कप कॉफी लाएगा। तो यहाँ पे टू करके बाकी पूरा दे दिया। ब्रिंग का तो ब्रिंग आ गया, यू का कर दिया मी, क्योंकि तुम करके सुनने वाला तो कोई पता नहीं किस कौन बोल रहा है। अगर ही सेड करके आया होता तो तुम करके या तो किसी की बात दे दी हो, और अगर किसी की बात दे दी है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे पहले हमने मी था। लेकिन अगर किसी की बात नहीं दी हुई है तो यू करके जो भी दिया होगा उसको हम अपने ऊपर ही लेंगे। तुम यू करके जब भी दिया होगा, अगर सुनने वाला ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप उसको यू को जो है वो अपने ऊपर ही लेके करेंगे। क्या मैं 1 कप कॉफी आपको ले आऊं, तो उसने मुझे 1 कप कॉफी का ऑफर किया। ब्रिंग यू का कर दिया मी, और बाकी सेंटेंस एज इट इज उतर गया। उसने मुझे 1 कप कॉफी का ऑफर किया, 1 कप कॉफी का ऑफर किया। ठीक है, ये हुआ, इस तरह से चेंज होता है। सजेशंस, अब कोई सजेशन देना मतलब राय देना। राय देना, शैल वी मीट एट द कैफे, क्या हम लोग कैफे में मिले, पूछ रहे हैं या राय दे रहे हैं। कैफे में मिल लेते हैं, चलो कैफे में मिल ले। बहुत लोग कहते हैं चलो पिकनिक स्पॉट में मिलने, कहाँ मिलने, बताओ तो ये कर ले, बताओ तो वो कर ले, बताओ तो यहाँ मिल ले। तो ये चीज एक तरह से राय दे रहे हैं, एक तरह सजेशन दे रहे हैं। तो इसी में आएगा, डायरेक्ट में आया, शैल वी मीट एट द कैफे। तो शी सजेस्टेड मीटिंग एट द कैफे, शी सजेस्टेड मीटिंग एट द कैफे, ये तरीका बनता है। उसने सजेस्ट किया मिलने को, मिलने का सजेशन की दिया, मिलने का। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना, उसने मिलने का वादा किया, मिलने का, बोलने का, खाने का। तो ये जो ना करके जो आता है एक तरह से हिंदी में अगर करें तो उसमें आईएनजी जरूर यूज होता है। शैल वी मीट एट द कैफे, तो शी सजेस्टेड मीटिंग एट द कैफे, इस तरह से चेंज होता है। शी सेड दैट, इस तरह से नहीं होता, ये बच्चों जैसा ये नहीं होता। शी सेड दैट इस तरह से गलत हो जाएगा, ये शी सजेस्टेड मीटिंग एट द कैफे, इस तरह से चेंज होता है। बस ध्यान रखिए किस तरह से चेंज होता है। कुछ होता है रिक्वेस्ट या एडवाइस। रिक्वेस्ट माने इल्तजा करना, जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट, या फिर एडवाइस माने राय देना। ठीक है, एडवाइस के 2 स्पेलिंग होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ADVICE और ADVISE। ADVICE जो है ये नाउन है, ये काम नहीं है, ये वर्ब नहीं है। और ADVISE जो है वो वर्ब है, काम है। जैसे सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ADVICE माने सलाह या राय, और ADVISE कर देंगे तो राय देना। देने की इंग्लिश भी उसमें आ जाती है, जब ADVISE करेंगे तो राय देने की इंग्लिश भी इसमें आ जाती है। और ADVICE किया तो राय देने की इंग्लिश आपको देनी पड़ेगी। अगर ये वाला एडवाइस लिखेंगे तो हम कहेंगे गिव मी एडवाइस, लेकिन अगर SE लिखेंगे तो हम कहेंगे एडवाइस मी। गिव देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देने की इंग्लिश SE वाला जो एडवाइस होता है उसमें देने की इंग्लिश भी उसी में शामिल रहता है। और CE वाला लिखेंगे एडवाइस तो देने की इंग्लिश अलग से देनी पड़ेगी, गिव मी एडवाइस, इस तरह से होता है। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ये चीजें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा, इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा, ही सेड कैन आई हैव द न्यूज़पेपर प्लीज। अब यहाँ पे प्लीज दे दिया, तो यहाँ पे आस्क्ड भी, क्या मैं न्यूज़पेपर पास ले सकता हूँ, प्लीज ले सकता हूँ। तो उसने मांगा, इसमें आस्क्ड भी दे सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी दे सकते हैं, दोनों हो सकता है। ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर मांगा, क्या मैं वो न्यूज़पेपर ले सकता हूँ प्लीज। तो ये प्लीज करके तो फॉर्मली एक रिक्वेस्ट करते हुए बोला, तो इसमें आप उसने मुझसे न्यूज़पेपर मांगा, उसने न्यूज़पेपर मांगा, या उसने रिक्वेस्टेड फॉर द न्यूज़पेपर, ये भी दे सकते हैं। ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर, ही रिक्वेस्टेड फॉर द न्यूज़पेपर। आस्क्ड इसलिए दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसलिए आस्क्ड कर दिया। आस्क्ड भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, और रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। रिक्वेस्टेड जैसे ये होता ना, प्लीज गिव मी द न्यूज़पेपर, तो ये रिक्वेस्टेड सही था, लेकिन क्या मैं ये न्यूज़पेपर ले सकता हूँ प्लीज, तो ये वो मांग रहा है। 2 चीजें होती है, प्लीज मुझे न्यूज़पेपर दे दो, ये हो गया रिक्वेस्टेड। प्लीज गिव मी द न्यूज़पेपर, अगर इस तरह का सेंटेंस होता तो यहाँ पे हम करते रिक्वेस्टेड, लेकिन यहाँ पे क्या मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ प्लीज, तो ये वो मांग रहा है, इसीलिए हमने मांगने की इंग्लिश दे दी आस्क्ड। ठीक है, दोनों में अंतर है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ये समझ में आया, ये अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। प्लीज गिव मी दैट न्यूज़पेपर अगर आता, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, उसने मुझे न्यूज़पेपर के लिए रिक्वेस्ट किया।
लेकिन यहाँ पे प्लीज से शुरू नहीं है, यहाँ पे लास्ट में प्लीज है। तो क्या मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ प्लीज? ये प्लीज फॉर्मली एक दे बोल दिया है, रिक्वेस्ट नहीं करना है वो। ही जैसे कह रहे थे कम इन प्लीज, तो कम इन प्लीज माने वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। दोनों चीज में अंतर होता है। प्लीज अगर शुरुआत में रखा होता है तो प्लीज कम इन, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज आ जाइए अंदर। लेकिन कम इन प्लीज तो वो आ जाइए प्लीज, तो ये प्लीज रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, लास्ट में से दिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मांगा जा रहा है, यहाँ पे मांगने का दे दिया। नाउ नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब देखिए उसने ही का ही आ गया, सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू का कर दिया एडवाइज्ड। ये चीजें आपको समझ के करना होगा। वर्क हार्ड जैसे सेंटेंस क्या है उसको देखते हुए आपको अंदाजा लगाना होगा कि ये राय दे रहा है या कुछ मांग रहा है। अब ये कि वर्क हार्ड, इसमें कुछ मांग तो नहीं रहा है, मेहनत करो। तो इसने देखिए ADVISE, देने की इंग्लिश नहीं है इसमें, ही गेव एडवाइस नहीं है, ही एडवाइज्ड, उसने राय दी या राय दिया। ये SE वाला जो एडवाइस होता है इसमें राय के साथ देने की भी इंग्लिश आ जाती है, और ADVICE में राय के साथ देने की इंग्लिश नहीं आती है, देने की इंग्लिश अलग से आपको ऐड करना होगा। ये वाला होगा तो गिव मी एडवाइस, लेकिन यहाँ पे एडवाइज मी। अगर ये वाला एडवाइस लगाएंगे तो एडवाइज मी, गिव देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि देने की इंग्लिश इसमें है। सेट टू, क्योंकि वर्क हार्ड है, कठिन परिश्रम करो, तो इसको देखते हुए हमें लगा ये राय दे रहा, ये एडवाइस दे रहा है, ये उसको एडवाइस दे रहा है, उसको राय दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है। ही सेड टू का कर दिया एडवाइज हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड दिया आ गया। और क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो जाता है, मेहनत करो तो करना काम है ना, तो इसलिए टू आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा टू से कनेक्टर जो है वो टू लगता है, टू वर्क हार्ड। इंपरेटिव सेंटेंस में जो भी आएगा जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इस तरह के आते हैं उसमें टू लगता है, टू लगता है। और यहाँ पे कुछ चीजें जैसे टू द न्यूज़पेपर नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए उसने मांग रखी या मांगा। यहाँ पे टू वर्क हार्ड, ये एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, उसने अपने फ्रेंड से कहा कठिन परिश्रम करो, तो उसने अपने फ्रेंड को राय दिया कठिन मेहनत करने को, राइट। ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंजेस। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वीडियो में चेंजेस इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये इंपरेटिव सेंटेंस में ऐड हो गया। पार्ट 4 में इंपरेटिव सेंटेंस में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। और ये वीडियो फिलहाल के लिए यहाँ पे खत्म है। तो इस वीडियो के साथ मैं यहाँ पे अपना एंड कर रही हूँ, इस सेंटेंस के साथ मैं यहाँ वीडियो एंड कर रही हूँ। इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर आपके जो एकेडमिक जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन हमारा कमेंट बॉक्स में डालकर आप मुझसे डाउट अपना पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, राइट। So I'm ending my video here, and we'll meet in the next video in the changes in imperative sentence. Till then, bye bye. Thank you, and do take care of yourself.